चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया, वह कुछ नहीं बोली। बगल में छिपी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। सुधा को इतना दुख दिया था उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ़ नहीं करोगी? चंदा ने बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों को देखती रही। चंदा ने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है। कभी कभी लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान उठ पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है? सुधा। और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पाँवों पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पाँव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधीन हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर? तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही सहारे सोचते रहे और तुम्हारी बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे। और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हारे हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह चुपचाप ऊपर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदा ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूही के फूलों जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी ओंठों पर उंगलियां रख दीं। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाबों की दुख भरी पंखुड़ियों से अंगुलियां सहलाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदा ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और तुम पास बैठे हो। उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गीशु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, काह बरदोस बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच था। भाग्य ने कहाँ से कहाँ लापटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदा ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ, यह बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं? क्यों? चंदा ने पूछा। क्या बताएं चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, या कभी नहीं सोचती थी? क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी, सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो, कहाँ तुम कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखरियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया। फिर एक बार चंदर, सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है और सुधा भूल गई थी शाहजहांपुर से उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों से झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसाते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्य कुंजों की बारात। शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितना आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों हो सकती थी? फिर कहने वालों की जबान, कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने
चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यही बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और फिर दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण भर वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे दुलार में अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा की आंखों में आंसू भरे थे। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर। परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया था। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब कुछ खत्म हुआ चंदर। सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा, अब साल भर के लिए विदा और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो। आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं। दुख किस बात का? रहा तो मैं अब सशक्त रहूंगा। तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते? तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना मेरे चंदर। तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक क्यों कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते। तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत तवे को खिसका दी और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मुझ पर कहीं कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कड़कड़ विद्रोह उठता है और सहसा घुटनों में छिपकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी रो मत। अब तो जैसा है जो कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर? वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसी निभा करनी चाहिए। इसी में सुंदरता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही इसका नशा रहता है। फिर किसको यह सोचता है। आओ चलो चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगसा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों न करूं, ब्याह जरूर करूंगा और जनाब दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी थे। फिर प्याला सुधा की ऊँटों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व बिगड़ गया तब क्या होगा? क्या होगा? मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है। तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम्हारी आत्मा मेरे में गुथी हुई है। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, अशांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते थे तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बेटी का पागलपन और पम्मी के खत,
ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज उसके हृदय को छू न पाती, ऐसा लगता था। चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतराकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी हूँ, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी हूँ। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है मेरे दीपक, तुम बुझना मत। तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में बितना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निभाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उससे निभाह नहीं किया तो यह प्यार तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने आप को। दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबल रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने आती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ। लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज हो रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींच कर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवदत्त की कसम है, तुम मुझे अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे में क्या नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ। मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों में नींद खत्म है, पापों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ, तभी तुम्हें लिख रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूं, लेकिन लिखे बिना मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में भी कीड़े होंगे। अच्छा, अम्मा जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला। एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं। मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों, क्या लिखूं बिनती, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिनती चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी मुझे तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज्यादा। बिनती बोली, अच्छा, ताजुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताजुब होता। तुम जानती हो, सुधा के इस खत से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झलझलाहट हुई। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वयं भरती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं। किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता। लाख प्रतिभाशाली लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए, शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और उसका विश्वास का निर्माण करना है। मुझे क्यों जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत हो जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार दोनों को एक चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीज़ें लगती हैं और जाने कैसी अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती। मेरी, अरे हम बेपढ़े लिखे लोग, हम क्या आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों, चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों का अपना मन नहीं बिगड़ती।
बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं, ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो मोटी होना चाहिए, बिनती बोली। इस समस्या का सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। दत्त, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम पर देती हो। अभी तक विद्वता कहाँ छिपाए रखी थी? नहीं, आम मजाक न बनाइए। मैं तो सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदा ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निहरी समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दोहराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदा ने बेहद ताजुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इतने स्वाभाविक समझते हैं, जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं किसी मुसीबत में ना फंसे। चंदर चुपचाप चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वही है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी बुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होंठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयम और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है, मांसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो, और सुधा भी। तुम लोगों को जिंदगी में वह सब कभी नहीं आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों? क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है, उससे ज़्यादा आ सकती है भला। बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, ना आप छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो यह सब नहीं आया। वे बड़ी विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थी, और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी। बस मेरी जिंदगी में। चंदा ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी, और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पाँवों से चंदर के पाँवों की अंगुलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों? यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं स्वस्थ हो गई। ताजुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति, और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्द्वंद होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर दे। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्यों है? क्या है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा। कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयम, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सोच, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी अपने दोनों पक्ष को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है।
चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसे बुद्धि की शरण ली और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकाग्रता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक भी दिन ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबलता रहता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। यानी कितने जहरीले कांटे उसकी बाड़ी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को भी चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्ष से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची थी अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले बाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गाँव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गाँव जाने वाले थे। शादी की महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्गभ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर की इतनी परवाह करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थीं, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अन्वय से कहा, आपको क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को क्या लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसे दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना उधर मुखबरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसे हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के ना होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी, सनक। बिनती थोड़ी देर चुपचाप सिर में तेल ठोकती रही। बिनती बोली, अपनी सांसों में बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंखों में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा, जाइए आप। अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं, आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते।